नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रेम की जिसे सिर्फ महलों की साजिशों से नहीं बल्कि जलती चिताओं के बीच एक भयावह शमशान में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़े। एक ऐसी रात जहां एक तांत्रिक अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक निर्दोष कन्या की बलि चढ़ाने को तैयार था। और उस लड़की को बचाने के लिए उसके प्रेमी को न सिर्फ एक तांत्रिक से लड़ना पड़ा बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था और अलौकिक शक्तियों से भी। आज हम महाकवि भवभूति के लिखे नाटक मालती माधवम की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और हमें जो स्रोत मिले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बताते, वो उस दौर के समाज, राजनीति और प्रेम के, कह सकते हैं, जटिल परतों को भी खोलते हैं। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस कहानी की जो नींव है वो कोई प्रेम कहानी नहीं बल्कि दो मित्रों की एक प्रतिज्ञा है। बिल्कुल। विद्यार्थी जीवन में दो दोस्त थे, भूरिवसु और देवरात। और उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि अगर भविष्य में एक को बेटा और दूसरे को बेटी हुई तो वो उनकी शादी अवश्य करेंगे। और ये उस समय के लिए बहुत गहरा वचन था, है ना? हाँ, बहुत गहरा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का एक सामाजिक संकल्प था। समय बीता और उनकी इच्छा पूरी हुई। भूरिवसु पद्मावती राज्य के मंत्री बने और उन्हें एक बेटी हुई, मालती, जिसके सौंदर्य की चर्चा हर तरफ थी। और वहीं देवरात दूसरे राज्य के मंत्री बने और उन्हें एक बेटा हुआ, माधव। तो जमीन तैयार थी, मतलब प्रतिज्ञा पूरी होने के बिल्कुल करीब थी। लेकिन यहीं कहानी में पहला बड़ा पेंच आता है और ये पेंच राजनीतिक है। हाँ, पद्मावती के राजा का एक खास और कह सकते हैं एक बूढ़ा दरबारी था, नंदन। उसकी नजर मालती पर पड़ती है और वो राजा के जरिए शादी का प्रस्ताव भिजवा देता है। अब आप मंत्री भूरिवसु की दुविधा देखिए। एक तरफ तो सालों पहले दोस्त को दिया हुआ वचन है, अपनी बेटी की खुशी है, और दूसरी तरफ राजा का आदेश। वो सीधे सीधे राजा को मना भी नहीं कर सकते। ये एक राजनीतिक धर्म संकट था। तो यहाँ से मालती और माधव का सीधा और सम्मानजनक विवाह वो लगभग असंभव हो गया। हाँ, असंभव। और यहीं पर कहानी की सबसे दिलचस्प पात्र का प्रवेश होता है, कामंदकी। बौद्ध सन्यासिनी कामंदकी। ये कोई साधारण साध्वी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो दोनों मंत्री पिताओं के पुरानी दोस्त हैं और उनकी प्रतिज्ञा की गवाह भी। और वो इस असंभव को संभव बनाने का बीड़ा उठाती हैं। कामंदकी का जो पात्र है वो भवभूति की लेखनी का चमत्कार है। सोचिए, एक बौद्ध सन्यासिनी जिसे सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। हाँ, वही अपने दोस्तों के वचन को पूरा करने के लिए कूटनीति और योजनाओं का एक ऐसा जाल बुनती हैं जो किसी भी राजनेता को मात दे दे। मतलब उनका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं, उनका लक्ष्य है एक वचन की रक्षा करना। तो कामंदकी ही योजना बनाती हैं कि पढ़ने आया माधव मालती को एक नजर देख सके। और जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, वही होता है जिसे हम पहली नजर का प्यार कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन भवभूति यहाँ सिर्फ एक रोमांटिक ट्रोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो दिखा रहे हैं कि कैसे उस युग में जहाँ लड़के और लड़कियों का मिलना लगभग असंभव था, एक ही दृष्टि में आत्मिक जुड़ाव को प्रेम की सर्वोच्च निशानी माना जाता था। ये केवल आकर्षण नहीं था। नहीं, ये नियति का संकेत था। वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इसलिए वो एक दूसरे का चित्र बनाकर अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन उनकी इस खामोश मोहब्बत पर मानो बिजली गिरती है। राजा नंदन के प्रभाव में आकर मालती का विवाह नंदन से तय कर देते हैं। ये सुनकर मालती तो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके अपने पिता ने उसे राजा को दी जाने वाली एक भेंट समझकर बेच दिया है। और उधर माधव की हालत और भी खराब हो जाती है। प्रेम को खो देने का विचार उसे पागलपन की हद तक ले जाता है। और यहीं पर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो कहानी को एक बहुत ही अंधेरे और अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाता है। वो तय करता है कि वो शमशान जाकर नरमांस बेचेगा। पर शमशान में नरमांस बेचना, हाँ, उस समय के समाज में इस कदम का क्या मतलब होता होगा? ये तो एक तरह की सामाजिक आत्महत्या जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ निराशा का प्रदर्शन नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से त्याग है। मतलब वो समाज के बाहर जा रहा है। हाँ, माधव उस जगह जा रहा है जो समाज के नियमों और सीमाओं के बिल्कुल बाहर है। शमशान वो जगह है जहां जाति, पद, सम्मान, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। और भवभूति का कमाल देखिए। हाँ, यहीं पर समाज से बाहर जाकर ही उसे अपने प्रेम को बचाने का एक अलौकिक अवसर मिलता है। तो यही कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां प्रेम और भय का आमना सामना होता है। आधी रात
घोर अंधेरा। और शमशान की डरावनी जमीन पर माधव अपने दुख में डूबा है। तभी उसे एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ भागता है और जो दृश्य देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्या देखता है वो? दुष्ट तांत्रिक अघोर घंटा और उसकी शिष्या कपाल कुंडला देवी कराला की मूर्ति के सामने मालती की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मालती का अपहरण कर लिया था। हाँ, अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए। चलिए इस सीन पर एक पल रुकते हैं। ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। भवभूति यहाँ प्रेम की परिभाषा ही बदल रहे हैं। अब तक प्रेम कोमल था, चित्रों में था, खामोश था। और अब प्रेम खूनी है, हिंसक है और शमशान में लड़ा जा रहा है। ये उस दौर के साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। भवभूति यहाँ तांत्रिक शक्तियों को कहानी में लाकर एक बहुत साहसिक कदम उठाते हैं। हाँ, 7वीं-8वीं सदी के समाज में कापालिक और तांत्रिक साधनाएं एक यथार्थ थीं, लेकिन उन्हें अक्सर मुख्यधारा के साहित्य से दूर रखा जाता था। तो इसे नाटक का हिस्सा बनाकर भवभूति प्रेम की लड़ाई को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक लौकिक और पारलौकिक संघर्ष बना देते हैं। यहाँ प्रेम अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक योद्धा का साहस बन जाता है। और माधव उस योद्धा की तरह ही लड़ता है। वो उन तांत्रिकों पर टूट पड़ता है और एक भयानक युद्ध के बाद अघोर घंट का वध कर देता है। वो मालती को मौत के मुंह से खींच लाता है। एक अविश्वसनीय बचाव। हाँ, एक अलौकिक शक्ति पर तो माधव ने विजय पाली, जो एक तरह से शारीरिक और साहसिक परीक्षा थी। लेकिन अब उसे उस चुनौती का सामना करना था जो कहीं ज्यादा जटिल है, राजनीतिक शक्ति। मतलब एक तांत्रिक को मारना शायद एक मंत्री के बेटे के लिए संभव हो, पर राजा के आदेश को कैसे टाला जाए? बिल्कुल। यहीं पर कहानी का असली दिमागी खेल शुरू होता है। और मैदान में एक बार फिर उतरती हैं कामंद की। हाँ, वो एक और अद्भुत योजना बनाती हैं। इस बार माधव का दोस्त मकरंद, जो खुद भी एक बहादुर युवक है, वो आगे आता है। वो क्या करता है? वो मालती का भेष धरकर नंदन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। भेष बदल के शादी? हाँ, ये भेष बदलने की युक्ति संस्कृत नाटकों में एक लोकप्रिय उपकरण थी, पर यहाँ इसका उद्देश्य बहुत गंभीर है। क्या? जब मकरंद, जो मालती के भेष में है, नंदन की बहन मदयंतिका को बचाता है और मदयंतिका को उस स्त्री के साहस से प्यार हो जाता है। तो योजना काम कर जाती है। माधव और मालती का मिलन हो जाता है। लेकिन लगता है कि इस कहानी में प्रेमियों को एक पल का भी चैन नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मरे हुए तांत्रिक अघोर घंट की शिष्या कपाल कुंडला, वो अपने गुरु की मौत का बदला लेने लौटती है। ओ, कपाल कुंडला का पात्र प्रतिशोध की अंधी भावना का प्रतीक है। बिल्कुल। भवभूति दिखा रहे हैं कि बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक जीत के बाद प्रेमियों को एक और, शायद उससे भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। वो क्या करती है? कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों से मालती का फिर से अपहरण कर लेती है और उसे कहीं गायब कर देती है। माधव पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। इस बार उसे पता भी नहीं है कि मालती कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। उसे लगता है कि उसने मालती को हमेशा के लिए खो दिया है। और शोक में पागल होकर वो एक बार फिर वही चरम कदम उठाता है। क्या? वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है। हम फिर से माधव के चरित्र में वही गहरी भावनात्मक तीव्रता देखते हैं, है ना? हाँ, उसका प्रेम इतना सर्वव्यापी है कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी उसके लिए असंभव है। ये विरह की पीड़ा का चरम चित्रण है। ये केवल उदासी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी पीड़ा है जो अस्तित्व को ही अर्थहीन बना देती है। वो छलांग लगाने ही वाला होता है कि एक और चमत्कार होता है। कामंदकी की एक और शिष्या सौदामिनी वहां प्रकट होती है। पर ये कोई साधारण शिष्या नहीं है। नहीं, वो एक सिद्ध योगिनी है जिसके पास हवा में उड़ने जैसी अलौकिक शक्तियां हैं। सौदामिनी का इस तरह प्रकट होना, क्या ये दैवी सहायता जैसा नहीं लगता? मतलब कहानी में कोई फंसी हुई गुत्थी सुलझाने के लिए अचानक कोई दैवी शक्ति आ जाए। लग सकता है, लेकिन ये इस नाटक के तांत्रिक और अलौकिक ताने बाने में बिल्कुल फिट बैठता है। भवभूति यहाँ दो तरह की शक्तियों का संतुलन दिखा रहे हैं। कैसा संतुलन? जहाँ कामंद की सांसारिक योजनाओं और बुद्धि की विशेषज्ञ हैं, वहीं सौदामिनी अलौकिक शक्तियों से समस्याओं का समाधान करती हैं। और सौदामिनी माधव को रोककर बताती है कि मालती जीवित और सुरक्षित है। हाँ, उसने अपनी योग शक्ति से कपाल कुंडला के चंगुल से मालती को बचा लिया था। अंत में सारे बादल छट जाते हैं। और जब राजा को पूरी सच्चाई पता चलती है
तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और वे मालती और माधव के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ उनका ही नहीं, माधव के दोस्त मकरंद और नंदन की बहन मदयंतिका का भी विवाह संपन्न होता है। तो दो दोस्तों भूरी वसु और देवरात द्वारा सालों पहले ली गई प्रतिज्ञा पूरी होती है। नाटक का अंत दो प्रेमी जोड़ों के सुखद मिलन के साथ होता है। जब हम इस पूरी कथा को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। इस कहानी की नायिकाएं सिर्फ मालती नहीं है। सही कहा। असली सूत्रधार तो कामंदकी हैं, जो अपनी बुद्धि से पूरी बाजी पलट देती हैं। और अंतिम रक्षक के रूप में सौदामिनी उभरती हैं, जो अपनी योग शक्ति का प्रयोग करती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली महिला पात्र हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भवभूति के समय में ऐसे मजबूत महिला पात्रों का निर्माण ये उनकी प्रगतिशील सोच को दिखाता है। बिल्कुल। ये औरतें केवल पुरुषों की दुनिया में सहायक नहीं हैं, बल्कि वे घटनाक्रम को आकार देती हैं, अपनी बुद्धि और शक्तियों से नियति को मोड़ देती हैं। यहाँ तक कि मालती भी, जो ज्यादातर कोमल और डरी हुई दिखती है, हाँ, वो भी अपने प्रेम के प्रति दृढ़ रहती है और बूढ़े नंदन से शादी करने के बजाय मर जाना बेहतर समझती है। यह उसका एक तरह से निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये कि सच्चा प्यार हर ताकत से बड़ा है, या ये कि अपने प्यार को पाने के लिए बुद्धि, साहस, दोस्ती और कभी-कभी थोड़े चमत्कार की भी जरूरत पड़ती है? मेरे विचार में ये दोनों ही बातें कहती है। ये बताती है कि प्रेम एक निष्क्रिय भावना नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में दोस्ती, वफादारी और सही समय पर सही लोगों की मदद, ये सब निर्णायक भूमिका निभाती हैं। तो ये सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने की कहानी नहीं है। नहीं, ये अपनी बुद्धि, साहस और मित्रों की सहायता से किस्मत को बनाने की कहानी है। वाकई एक अद्भुत गाथा। ये नाटक सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं बढ़कर है। ये दोस्ती, कर्तव्य, राजनीति और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की दुनिया को भी छूता है। और ये हमें आज भी एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? कामंदकी जैसी मार्गदर्शक, जो सांसारिक मोह से दूर रहकर भी सही और गलत के लिए योजनाएं बनाती हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के बिना केवल एक सिद्धांत या एक वचन के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाती हैं, क्या ऐसे लोग आज के समाज में मौजूद हैं? ये प्रश्न इस प्राचीन कथा को आज भी जिंदा और प्रासंगिक बना देता है।